नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। बीना बेटा क्यों जिद कर रही हो, पी लो ना, तुम्हारा ही फायदा है इसमें, अम्मा मुझे समझाने लगी। हरगिज नहीं, पहले पी लेती पर अब इन्होंने धमकी लगाई है, अब तो बिल्कुल नहीं पीऊंगी। मैंने भी जिद ठान ली। अम्मा आप जरा हटें, ये ऐसे नहीं मानेगी। एहतशाम ने अम्मा को साइड भी किया और यखनी वाला प्याला उन्हें पकड़ा के बेड पे छलांग लगा दी। मैं जैसे लेटी थी वो बिल्कुल मेरे ऊपर आ गया। मेरी एक साइड पे उसने अपना एक घुटना टेक दिया और दूसरी साइड पे दूसरा। मैं हाथ पाँव मारने लगी तो उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। मैं बिल्कुल बेबस हो गई। मैं चिल्लाती रही। उन्होंने अम्मा को इशारा किया और वो चम्मच के साथ यखनी मेरे मुंह में उंडेलने लगी। 2-4 मिनट फड़फड़ाने के बाद मैंने हार मान ली और उनसे वादा किया कि मुझे छोड़ दो, मैं आराम से पी लेती हूँ। आप अब ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि तुम्हारी वजह से बिला वजह की जिद यहाँ पर नहीं चलने वाली। 2 उंगली लहराते हुए बोला। मैंने अपना पूरा ध्यान यखनी पे ही रखा। रात के 11 बज चुके थे। अम्मा और ज़किया को मेरी वजह से काफ़ी देर हो गई। उन्होंने इजाज़त चाहिए और अपने घर की तरफ निकल पड़े। एहतशाम मेरे पास ही खड़ा रहा। औरत ज़ात के साथ ज़रा जोर आजमाई करना मर्दानगी नहीं है, मैंने तंजिया लहजे में कहा। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप, लेकिन अगर औरत ज़ात पागल हो जाए तो उसका बस यही इलाज है। उसने मुझे घूरा। मैं पागल नहीं हूँ, मैं तिलमिला गई। सारे पागल यही कहते हैं। ये कहते हुए वो बाहर चला गया। मैं खूनख्वार नज़रों से उसे जाता हुआ देखती रही। यखनी के बाद वो मेरे लिए दवाई ले आया। मैंने चुपचाप दवाई खा ली। मज़ाहमत करने का नतीजा पहले ही देख चुकी थी। रात के किसी पहर शदीद दर्द की वजह से मेरी आंख खुल गई। मैंने कराहते हुए करवट बदली तो वो बेड पे अपनी पुष्ट टिकाए बैठे बैठे ही सो रहा था। एक पल के लिए मुझे मेरा दर्द भूल गया और मैं गौर से उसका चेहरा देखने लगी। नींद में मदहोश उसके चेहरे पे एक मासूमियत थी और मैं उसकी इस मासूमियत की सच्चाई ढूंढने लगी। उसकी एकदम से आंख खुली और उसने फौरन मेरी तरफ मुड़कर देखा। कुछ चाहिए? दर्द तो नहीं हो रहा? मुझे जागता हुआ देखकर वो हड़बड़ा के पूछने लगा। हाँ, शदीद दर्द हो रहा है, मैंने कराहते हुए कहा। उसने जल्दी से दराज से टेबलेट निकाली और पानी का गिलास और टेबलेट मेरी तरफ बढ़ा दी। टैबलेट खाने के 10 मिनट बाद ही दर्द गायब हो गया। मैं बेड के टेक लगा के बैठी रही। तुम सोए क्यों नहीं? मैंने पूछा। कैसे सोता? तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो? और देखो ना, मैं सो जाता तो अभी भी तुम दर्द बर्दाश्त कर रही होती। वो मेरे पाँव की तरफ देख के बोला। मैं मुस्कुरा दी। चलो अब तुम सो जाओ, मैं लेटने में मदद करने लगा हूँ तुम्हारी। एहतशाम, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जी, उसने जवाब दिया। मुझे वॉशरूम जाना है, मैंने उसे कहा। ओह, एक पल के लिए वो चुप हो गया। फिर बोला, चलो मैं तुम्हें वॉशरूम ले चलता हूँ। नहीं, तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। अरे यार, हर बात पे जिद करती हो। जिद नहीं है ये तो क्या है? ऐसे कैसे मैं तुम्हारे साथ वॉशरूम जा सकती हूँ? इसके अलावा कोई हल नहीं है ना? ठीक है, मैं सुबह तक इंतजार कर लेती हूँ। सुबह ज़किया ले जाएगी। ओ कम ऑन, पागल मत बनो। मैंने कहा ना। नहीं, तुम्हारा बस एक ही इलाज है। क्या? उसने मुझे फिर से अपने बाजुओं पे उठा लिया। एहतशाम प्लीज उतार दो मुझे। मेरी बात को अनसुना करके उसने वॉशरूम में जाके आराम से मुझे नीचे उतार दिया। अब तुम बाहर जाओ। तुम गिर गई तो? नहीं गिरती, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। मैं दूसरी तरफ मुंह करके आंखें बंद कर लेता हूँ। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। और कानों में भी उंगलियां डालो। मेरी हंसी निकल गई। ओके। उसने कानों में उंगलियां डाल ली। अगले दिन एहतशाम मेरे लिए व्हील चेयर ले आया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो ये बार बार बच्चों की तरह मुझे जो उठा लेता है, इसे तो जान छूटी। मेरा दिन पूरा अम्मा ने मेरा ख्याल रखा और ज़किया व्हील चेयर पर मुझे घर में घुमाती रही। शाम में एहतशाम ऑफिस से वापस आया तो मेरे लिए मोबाइल फ़ोन भी लाया। मैंने लेने से इनकार किया, लेकिन उसने कब सुनी थी। अपने नंबर समेत अम्मा और खादिम चचा का भी नंबर सेव कर दिया ताकि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो मैं कॉल कर लिया करूं। अम्मा और ज़किया के जाने के बाद वो मुझे रूम में ले आया और बेड पे लिटा दिया। मैं काफ़ी देर करवटें बदलती रही। नींद नहीं आ रही थी, लेकिन वो पूरे दिन का थका हुआ था। सो गया। सोने से पहले उसने मुझे ताकीद की कि जिस वक्त भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो मैं उसे उठा दूँ। रात का 1 बज रहा था। नींद के दूर दूर तक कोई आसार नहीं थे। मेरे दिमाग में बस एहतशाम चल रहा था। मेरी नज़रें उसके चेहरे पे थीं। वो जितना ज़्यादा मेरा ख्याल कर रहा था, मैं उतनी ज़्यादा उलझ रही थी। कई सवाल थे जिन्होंने मेरे दिलो दिमाग में डेरे डाल दिए थे। इससे पूछूंगी तो सीधा सीधा कभी जवाब नहीं देगा। ऐसा क्या करूं कि सारी असलियत खुल जाए? कहते ही मैंने सोचना शुरू कर दिया। कहते हैं इंसान सच उसकी पेशानी पर लिख कर बताता है, बस कोई पढ़ने वाला होना चाहिए। अम्मी अक्सर ये बात किया करती थी। वो नींद में मदहोश था। मैं आहिस्ता से उसके पास आ गई। मेरा चेहरा उसके चेहरे के ऐन ऊपर था। मैं उसके खदोखाल का जायजा लेने लगी। गहरे गुलाबी रंग के होंठ, तीखी सी नाक जो गुस्से में फूल जाती है, और बड़ी बड़ी आंखें जिनमें देखते ही डूबने का दिल करता है। हल्की हल्की शेव, बहुत ही पुरकशिश नैन नक्श का मालिक था। एकदम से मेरी निगाह उसकी पेशानी पर पड़ी जिसपे बिखरे बाल थे। मैंने उसकी पेशानी पर हाथ रखा और दूसरे हाथ से उसकी छाती पर रख दिया और पेशानी से उसके बाल हटाने लगी ताकि उसकी पेशानी पर लिखी सच्चाई पढ़ने की कोशिश करूं। हाँ, मेरी इनका फ़ायदा उठा रही है।
उसने एकदम से आंखें खोल दी। मैं हड़बड़ा के पीछे हटी। नहीं वो मैं पेशानी, मैं घबरा गई। पेशानी? क्या हुआ पेशानी को? वो अपनी पेशानी पे हाथ मारते हुए बोला। पेशानी? क्या पेशानी? मतलब कौन सी पेशानी? किसकी? कौन बोला? मैं बुरी तरह बौखला गई। मैडम अभी अभी आप ही कुछ कह रही थी, उसने मुझे घूर के देखते हुए कहा। मैंने कब कहा? मैं तो बोल ही रही थी। पेन हो रहा है मुझे, हाय बहुत पेन हो रहा है। मैंने झूठ मूठ कराना शुरू कर दिया। इतना समझदार तो वो था कि मेरा झूठ पकड़ ले। फिर भी उसने मुझे टैबलेट ला के दी। मैंने जल्दी से टैबलेट निगल ली और लेट गई। बीना, वो मेरा हाथ पकड़ के बोला और मैंने सवालिया नज़रों से उसे देखा। क्या बात है, क्यों परेशान हो? वो पूछने लगा। नहीं कुछ नहीं, मैंने जवाब दिया। देखो मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में मेरे बारे में कई सवाल होंगे। मैं चाहता हूँ तुम्हें सब कुछ बता दूँ, लेकिन ये कह के वो चुप हो गया। लेकिन क्या? बताओ। कुछ नहीं, तुम्हें जो पूछना है पूछ सकती हो, उसने सारी लाते हुए कहा। एहतशाम, मुझे अम्मा ने कहा था कि आधा सच जान के इंसान को कभी फैसला नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं पूरा सच जानना चाहती हूँ। मैं उठ के बैठ गई। कैसा सच? उसने सवाल किया। तुम्हारा सच, हिना का सच, इस शादी का सच। मुझे सब कुछ जानना है। मैं असल मुद्दे पे आ गई। ठीक है फिर सुनो। हिना और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, इनफैक्ट अब भी हैं। जब हिना यहाँ पढ़ने के लिए आती थी तो ताई की पूरी कोशिश होती थी कि मेरी और हिना की शादी हो जाए। उन्होंने ताया को जोर देना शुरू किया। ये बात जब हम दोनों तक पहुंची तो हम बुखला गए, क्योंकि हमने कभी एक दूसरे को इस नज़र से देखा नहीं था। और सबसे ख़ास बात यह है कि वो तुम्हारे भाई को पसंद करती थी, और एक अच्छा दोस्त होने के नाते मुझे हर बात का इल्म था। पहले पहल तो हम दोनों अपनी शादी वाला मुद्दा टालते रहे, लेकिन ताई की तरफ से एकदम से जोर बढ़ना शुरू हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, ताई ने हिना और मेरे निकाह की तारीख भी तय कर दी। इस वक्त जल्दबाजी में हमें कुछ और नहीं सूझा। हिना ने काशिफ को यहाँ बुलाया और हम तीनों ने इस मसले के हल पे गौर किया। इस वक्त हमें बस यही हल सूझा कि हिना और काशिफ को कोर्ट में ले जाके मैं उनकी शादी करवा दूं। इन दोनों के निकाह के बाद मैंने ही ताया और ताई को इतला दी कि ये सब कुछ हुआ है। हिना ने मुझे सख्ती से मना किया कि मैं इस बात का जिक्र बिल्कुल भी ना करूं कि इस सब में वो भी शामिल था। ताया ने मुझे गांव बुलाया। वहां पहुंच के मेरे सर पे पहला बम यही फूटा कि उन लोगों ने इज्जत के बदले इज्जत मांगी है। हम लोगों को जरा भी अंदाजा होता कि बेवकूफ़ी जो हम करने जा रहे हैं उससे इतनी जिंदगियां बर्बाद होंगी तो कभी भी ये कदम नहीं उठाते। ताया और ताई के इस फैसले के बारे में जब हिना और काशिफ को मैंने मुत्तला किया तो वो मुझसे ज़्यादा परेशान हो गए। ताया ने हिना के बड़े भाई, जो कि पहले से शादीशुदा हैं, उनको दूसरी शादी के लिए मना लिया था। ये खबर काशिफ तक पहुंची तो वो हिना को लेके ताया के सामने आने को बजिद हुआ था। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो लोग आए तो सिवाय मौत के उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन काशिफ किसी सूरत तुम्हें इस जहन्नुम में डालना नहीं चाहता था। इस वक्त सिर्फ मैं ही था जो इस मसले को सुलझा सकता था। मैं ताया के सामने जाके खड़ा हो गया और कहा कि क्योंकि हिना मेरे नाम से मंसूब थी, इसलिए हिना के बदले काशिफ की बहन से असूलन मुझे शादी करनी चाहिए। ताई मानने को तैयार न थी, लेकिन ताया के दिल को ये बात लगी और उन्होंने हाँ कर दी। मैंने काशिफ को तसल्ली दी और वादा किया कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बस इतनी सी सच्चाई है। उन्होंने हकीकत मेरे सामने रख दी। मुझे ये सच जान के खुश होना चाहिए था या उदास? फिलहाल तो इस बारे में कोई फैसला करने से कासिर थी, लेकिन उसकी नम होती आंखों को इस बात की निशानदेही मैंने ज़रूर समझा कि अब कुछ भी बाकी है। मुझे ये सच जान के खुश होना चाहिए या उदास? फिलहाल तो इस बारे में कोई फैसला करने से कासिर थी, लेकिन उसकी नम होती आंखें उसकी बात की निशानदेही ज़रूर कर रही थी कि अब भी कुछ बाकी है। अपनी बात मुकम्मल करके वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा कि शायद मैं कोई जवाब दूंगी, पर मेरी मुसलसल खामोशी के बाद वो उठ के बेड पे आ गया। इस रात हम दोनों एक दूसरे की तरफ पुश्त किए सोचों में डूबे रहे। सुबह अम्मा और ज़किया अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ थे। मैं व्हील चेयर पर बैठी टीवी देख रही थी और एहतशाम ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। एकदम से किचन से अम्मा के चिल्लाने की आवाज़ आई। हम सब चौंक गए। अम्मा को फ़ोन पर यह खबर मिली कि उनके बेटे का रिक्शा किसी गाड़ी से टकराया है और अम्मा के बेटे की हालत बहुत नाजुक है। ये खबर सुनते ही हम सब की औसान खता हो गए। एहतशाम ने गाड़ी निकाली और फ़ौरन ज़किया और अम्मा को उसके पास हस्पताल ले गया जहां उनका बेटा दाखिल था। एहतशाम ने जाते ही खादिम चचा को ताकीद की कि वो मेरा ख्याल रखें। मैं हैरान और परेशान सी अम्मा के बेटे के लिए दुआएं करने लगी। खादिम चचा बार बार अंदर आके मुझसे पूछते कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, पर मैं हर बार मना कर देती। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक एहतशाम का फ़ोन नहीं आया। मेरी परेशानी बढ़ती रही। फिर आखिर मैंने खुद ही उसका नंबर डायल किया। हेलो, उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। सब ठीक है वहाँ पे? मैंने पूछा। नहीं यार, बेचारे की डेथ हो गई है, वो मायूसी से बोला। ओह, अम्मा और ज़किया वो कैसी हैं? उनकी हालत बहुत ख़राब है। जवान बेटे की मौत ने अम्मा को तोड़ दिया है। बड़ी हिम्मत वाली औरत थी, काश मैं उनके पास होती। मुझे बहुत दुख हो रहा था। तुमने दवाई ली? उसने पूछा। नहीं, वो मैं हड़बड़ाने लगी। कुछ खाया भी नहीं? या खाया है? उसने एक और सवाल दागा। अभी खा लेती हूँ वो ज़रा। मैं सफाई देने लगी।
शट अप यार, मैं अभी घर पहुंचता हूँ। उसने फ़ोन बंद कर दिया। 2 ही मिनट गुजरे होंगे, खादिम चचा भागते हुए अंदर आए। बीबी, मैंने आपसे पूछा भी था कि कुछ चाहिए तो बता दे। साहब फ़ोन पे मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। वो काफ़ी परेशान थे। मैं शर्मिंदा हो गई। फ़ौरन मेरे दिमाग में आया कि उसके आने से पहले खाना और दवाई खा लेती हूँ। सुबह का नाश्ता तो तैयार पड़ा था, लेकिन सूरत हाल ऐसी बन गई कि सब निकल गए। खादिम चचा ने नाश्ता गर्म करके मेरे आगे रख दिया। कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था। फिर भी एहतशाम के डर से मैंने जल्दी जल्दी निकलना शुरू कर दिया। नाश्ते के बाद मैंने दवाई ली। खादिम चचा वापस गेट पे चले गए। मैं व्हील चेयर पे घसीटती हुई वॉशरूम के दरवाजे तक पहुंची और बड़े आराम से एक पाँव वॉशरूम के फर्श पर रख दिया। मैं जैसे ही व्हील चेयर से उठी, एक पाँव के सहारे खड़ी हुई। मेरा पाँव फिसला। अब की बार तो बचना ही मुश्किल है। मैंने चुपचाप आंखें बंद कर ली। मैं बस इस इंतज़ार में थी कि अब फर्श से जा टकराती हूँ या फिर दीवार से। पर एकदम से किसी ने आके मुझे दोनों हाथों से थाम लिया। मैंने आंखें खोल ली। मेरे आने तक रुक नहीं सकती थी। एहतशाम मुझे सीधा खड़ा होते करते हुए बोला। मेरा जिस्म कांप रहा था। आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। मैंने अपना सर अपने सीने पर रखकर पलकों के दरीचे बंद कर दिए। उसने मेरे जिस्म में अपनी बाहों को मजबूती से जकड़ लिया। मेरे सारे हवास खो से गए। बस इतना ही महसूस कर पाई कि मेरी बेकाबू धड़कनें उसके सीने में पेवस्त हो रही थी और उसकी धड़कनें मेरी रगों में सरायत करने लगी। इस पल ना मैं बीना थी और ना ही वो एहतशाम। हम दोनों एक हो गए। मेरे सारे सवाल और वहमें दूर बैठे सरगोशियां करते रहे और मैं उसकी बाहों के घेरे में हर चीज़ से लाताल्लुक सी हो गई। मैंने दिमाग को लोरी दे के सुला दिया, पर वो जल्दी ही बेदार हो गया। एहतशाम, मैं बोली। जी। उसने आंखें खोली और मेरे कंधे पर हाथ रख के बोला। कुछ नहीं। मैं उसकी आंखों में डूबने लगी। वो मुझे वॉशरूम से बेड पे ले आया। खाना खा लिया और दवाई? उसने पूछा। जी, खाना खा लिया है और दवाई भी ले ली, मैंने जवाब दिया। अम्मा और ज़किया शायद कुछ अरसे के लिए काम पे ना आ पाएँ। जल्द ही मुलाजमों का इंतज़ाम करना पड़ेगा। वो परेशानी में बोला। मैंने जवाबन सर हिला दिया। सुबह मेरी आंख देर से खुली। मुझे फ़ौरन ख्याल आया कि आज अम्मा और ज़किया तो आएंगी नहीं। एहतशाम के लिए नाश्ता कौन बनाएगा? मुझे उसकी फ़िक्र होने लगी। पास ही पड़ी व्हील चेयर पे मैंने घसीटते हुए बड़ी मुश्किल से उसके ऊपर बैठने की कोशिश की और बैठ गई। मैं जैसे ही कमरे से निकलकर किचन की तरफ आई तो मुझे मेरी आंखों पे यकीन नहीं आया। हाल से बेहाल हुआ वो नाश्ता बनाने में मसरूफ़ था। एक्सक्यूज़ मी, मैंने मुस्कुराते हुए आवाज़ दी। ओह, तुम उठ गई? उसने मुड़ के मेरी तरफ देखा। जी, मैं उठ गई। आप किस काम में मसरूफ़ हैं? मैंने सवाल किया। तुम्हारे लिए नाश्ता बना रहा हूँ, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाती है। देखो ना, कभी ब्रेड जल जाती है तो कभी ऑमलेट ख़राब हो जाता है। 3 बार कोशिश कर चुका हूँ। वो मासूमियत से बोला। अरे, मैं बनाती हूँ, मुझे किचन में ले जाओ। मैंने उसे कहा। तुम रहने दो, मैं कर लूँगा। आराम से बैठो, मैं अभी नाश्ता लेके आया। वो मुझे तसल्ली देने लगा। जिस तरह से नाश्ता बनाने का प्रोग्राम चल रहा है, शाम तक भी नहीं बन पाएगा। प्लीज़ मुझे अंदर ले जाओ, मैंने ज़िद की। अच्छा बाबा, तुम बस मुझे बताती जाओ, मैं करता जाऊँगा। वो मेरी तरफ आके बोला। मैं अंदर बैठ के उसे इंस्ट्रक्शन देती रही, लेकिन जब उससे कुछ नहीं हो पाया तो मुझे ही खड़ा होना पड़ा। उसने एक मेरे हाथ को सहारा दिया और मैं काम करने लगी। एक हाथ से काम करना कदरे मुश्किल हो रहा था। मैं बेबसी से उसकी तरफ देखना शुरू हो गई। मेरे पास एक और हल है, वो बोला। क्या? मैं सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। उसने अपना एक बाजू मेरी कमर के गिर्द हायल किया और मुझे थोड़ा सा ऊपर उठाया। मेरा जो पाँव ठीक था उसे मैंने एक पाँव करके रख दिया। उसने मेरे पूरे जिस्म को अपने जिस्म का सहारा दिया। अब मेरे दोनों हाथ बिल्कुल आज़ाद थे। मैंने जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर दिया। नाश्ता तैयार हो गया, लेकिन अब भी वो मुझे जकड़े हुए खड़ा था। अब तो छोड़ दो, मैंने उसे कहा। ओह हाँ, वो चौंक के बोला। मैं हंसने लगी तो वो हड़बड़ा गया। हम नाश्ता करने लगे तो एकदम वो बोला। नाश्ता करके तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार? क्यों? कहाँ जाना है? मैंने पूछा। ऑफिस। मेरे साथ? मैं ऑफिस में क्या करूँगी जाकर? तुम वहाँ पे आराम करोगी सिर्फ, और कुछ नहीं। ऑफिस में कौन आराम करता है? मैं तो नहीं जा रही। बीना, प्लीज़ बच्चों वाली जिद मत करना। यहाँ पे तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। मैं इस हालत में तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। कल रात देखा था, अल्लाह न करे कुछ हो जाता तो। वो संजीदा होकर बोला। मुझे हार माननी ही पड़ी। रास्ते में मेरे दिलो दिमाग में बस यही चल रहा था कि पहली बार एहतशाम के ऑफिस जा रही हूँ, और वो भी इस हालत में। एहतशाम ने मुझे परेशान देखा तो तसल्ली देने लगा। गाड़ी से उतरकर उसने मुझे व्हील चेयर पर बिठाया। हम दोनों ऑफिस के अंदर दाखिल हुए तो ऑफिस का पूरा स्टाफ मेरे इस्तकबाल में खड़ा हुआ। वेलकम मैडम, सब ने यकजान होकर कहा और खूबसूरत फूलों के गुलदस्ते पेश किए। कभी कभी जिंदगी का कोई एक पल दामन में इतनी खुशियां भर देता है कि दूर खड़े गम भी मुस्कुराने लगते हैं, पर फिर भी ये आंखें छलक पड़ती हैं। आज अगर मैं इतनी निगाहों का महवर थी तो उसकी वजह एहतशाम था। मेरी नज़रें उसकी तरफ उठी। वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराया और मेरा कंधा थपथपा के ये एहसास दिलाया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
एहतशाम एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक था। उसने अपने मैनेजर से ऑफिस बॉयज़ तक का तारफ़ करवाया। इसके बाद सब अपने अपने कामों में लग गए और मुझे रेस्ट रूम में आराम करने के लिए बिठा दिया गया। ऑफिस में लेडीज़ स्टाफ भी था। इनकी ख़ास ड्यूटी यही थी कि वो मेरा ख्याल रखें और मुझे किसी भी सूरत में बोर ना होने दें। लंच टाइम पे एहतशाम ने मेरे साथ लंच किया और फिर अपने केबिन में जाके काम करने लगा। मैं ज़रा बोर होने लगी तो ऑफिस बॉय मेरे कहने पे व्हील चेयर रिसेप्शन पे ले आया। हेलो मैम। रिसेप्शनिस्ट राबिया मेरे लिए खड़ी हो गई। बैठो प्लीज़। मैंने उसे बैठने का इशारा किया। वो अपनी सीट पे बैठ गई और मैंने अपनी व्हीलचेयर उसके डेस्क के बिल्कुल साथ लगा ली। राबिया से बातें करते करते ना सिर्फ मेरा अच्छा वक्त गुजरा बल्कि उससे मेरी दोस्ती भी हो गई। वो अपने घर वालों के बारे में बताने लगी कि उसकी माँ किसी सरकारी अस्पताल में नर्स है और वो खुद भी नर्सिंग का कोर्स कर रही है। जब भी नर्सेज की सीटें आएंगी तो वो ज़रूर अप्लाई करेगी या फिर किसी प्राइवेट अस्पताल में नौकरी कर लेगी। एक छोटा भाई जो कि 8वीं क्लास का तालिब इल्म है। वालिद की पहले वफ़ात हो चुकी है। मैम एक बात पूछूं? उसने मेरी तरफ देख के कहा। हाँ पूछो। मैंने सर हिलाया। सर से आपकी लव मैरिज हुई है ना? उसने सवालिया नज़रों से मुझे देखा। मैं एक पल के लिए खामोश हो गई। क्या जवाब देती कि हमारी शादी कैसे हुई? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? जवाब देने के बजाय मैंने उल्टा उसी से सवाल कर लिया। बस आप लोगों को देख के महसूस होता है। उसे जवाब दिया। अरे कोई तो निशानी होगी जिससे ये पता चलता होगा। मैंने हैरानी से पूछा। आप दोनों जब एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं तो आंखों की चमक बता देती है कि दोनों के बीच में कितना गहरा प्यार है। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरे चेहरे पे भी एक मुस्कुराहट फैल गई। मैं राबिया के साथ बातों में मगन थी। एहतशाम हमारे पीछे आके खड़ा हो गया और गला साफ करते हुए मेरे ध्यान अपनी तरफ मोड़ा। मैं चौंक के पीछे मुड़ी। मैम अगर आपकी बातें ख़त्म हो गई हों तो क्या हम अब ऑफिस वालों को छुट्टी दे दें? इनका भी घर बार है। उसने टोंट किया। जी बिल्कुल। मैंने एहतशाम को घूरा। ऑफिस स्टाफ के साथ साथ हम भी निकल पड़े। तुमने कभी बताया नहीं कि सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक हो? रास्ते में मैंने उससे पूछा। तुमने कभी पूछना भी गवारा नहीं किया? वो खफा होकर बोला। कभी ऐसा मौका ही नहीं आया कि मैं तुमसे तुम्हारे काम के बारे में पूछ पाती। मैंने जवाब दिया। तो तुम क्या समझती थी कि हर रोज सूट बूट में घर से चने बेचने के लिए निकल कर आता हूँ क्या? उसने मेरी तरफ देखा। अरे नहीं, बस कभी दिमाग में नहीं आया। मैं हंस पड़ी। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। फिर मैं बोली। तुम सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक हो, मेरा एक काम ही करवा दो। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। कैसा काम? मेरी एक दोस्त है, उसे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करवानी है। कौन सी तुम्हारी दोस्त? जोया। वो जोया हसन जो फेसबुक पे लिखती है? जी वही। लिखना तो उसे आता नहीं है, खुद को राइटर समझती है। अरे आजकल वो एक अफसाना लिख रही है, बेजोड़। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अच्छा, अगर लोगों की सपोर्ट रही तो शायद वो आगे बढ़ के कुछ कर सके, वरना तो मुश्किल है। हाँ ये तो है, पर लोग उसका भरपूर साथ दे रहे हैं। चलो देखते हैं। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे अंदाज़ा हुआ कि गाड़ी घर के रास्ते पे नहीं थी। मैडम जी आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, भूल गई? वो मेरी तरफ देख के बोला। ओ हाँ याद आया, मैं सच में भूल गई थी। कुछ ही देर में हम डॉक्टर की क्लिनिक पहुंचे। डॉक्टर ने बताया कि पाँव काफ़ी हद तक बेहतर है। अब मज़ीद कुछ दिन में चलने फिरने के काबिल मैं हो जाऊंगी। मुझे बहुत खुशी हुई। उसने कुछ मेडिसिन लिख दी और हमने वापसी का रास्ता पकड़ा। घर की तरफ जाते हुए हम एक कॉफ़ी शॉप के सामने से गुजरे जहाँ कुछ दिन पहले एहतशाम मुझे लेके आया था। तुम्हारी फेवरेट कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीते हैं। मैंने उसे रुकने का इशारा किया। जो हुक्म मलका आलिया। उसने गाड़ी बैक की और कॉफ़ी शॉप के सामने रोक दी। आप यहीं बैठ के कॉफ़ी पीना पसंद करेंगी या फिर अंदर चलेंगी? वो गाड़ी से उतरते हुए बोला। गाड़ी में पीते हैं, ऐसी हालत में अंदर कैसे जाऊंगी? मैंने मायूसी से अपने पाँव की तरफ देखा। मैम खादिम हाजिर है, आप हुक्म तो करें। उसने मेरी साइड वाला डोर खोला और सहारा देके बाहर उतारा। व्हील चेयर? मैंने उससे पूछा। अरे 2 ही कदम तो हैं, मैं ऐसे ही ले चलता हूँ। उसने मेरे हाथ से सहारा पकड़ कर दिया। मैं मुस्कुराते हुए उसके एक साथ पाँव पे चलने लगी। हमने जैसे ही कॉफ़ी शॉप की एंट्रेंस पे कदम रखा, शॉप का डोर खुला और तेज़ी से एक लड़की बाहर निकली। मेरा पूरा ध्यान अपने पाँव की तरफ था। वो जो भी थी, एहतशाम के सामने एक पल के लिए रुकी। इससे पहले कि मैं उसका चेहरा देख पाती, वो छलावे की तरह वहाँ से निकल गई। बाहर रोशनी काफ़ी मध्यम थी, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। एहतशाम की नज़रें उस पर जमी थी और वो बिल्कुल साकत खड़ा था। जिस हाथ से उसने मुझे थामा हुआ था, उस हाथ का सहारा कमज़ोर पड़ने लगा। इतना कमज़ोर कि मैं एक पाँव के सहारे मज़ीद खड़ी नहीं रह पाई। मेरा पाँव फिसला। एहतशाम, मैंने बेसाख्ता पुकारा, लेकिन उसका ध्यान अब भी उसी तरफ था जिस तरफ वो लड़की गई थी। मैं फर्श पे जा गिरी और मेरा मुतासरा पाँव फिर से मुड़ा और एक दर्द भरी चीख मेरे गले से होंठों का सफ़र करती पास से गुजरते लोगों को सुनाई दी। लेकिन वो अब भी बेखबर था। उस बात पे मेरी तकलीफ़ और बढ़ गई। सर एक्सक्यूज़ मी। किसी ने जाने आके उसका कंधा थपथपाया, तब जाके उसका सख्ता टूटा। बीना बीना, वो मेरी तरफ लपका। मैं दर्द से कराहती रही। इसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा।
जैसे कैसे उसने मुझे घर पहुंचाया और पेन किलर दी। काफ़ी देर बाद मैं अपने हवास में लौटी। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें संभाल नहीं पाया। उसके चेहरे पे नदामत साफ टपक रही थी। अरे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? मैं जानती हूँ ज़रूर कोई बड़ी वजह ही होगी जिसने इतने मजबूत सहारे को कमज़ोर कर दिया। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी बात का जवाब दिए बिना ही वो जाके लेट गया। मैं फिर से वहम की आंधियों में खुश्क पत्ते की तरह हवाओं के रुख पे उड़ती चली गई। रात के 2 बज गए, लेकिन नींद कोसों दूर थी। अभी इधर करवट, कभी इधर करवट। पल थे जो कटने का नाम नहीं ले रहे थे। तुम अभी तक सोई नहीं? एहतशाम ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। नींद नहीं आ रही। उसकी तरफ मुड़े बिना ही मैंने जवाब दिया। क्यों क्यों नहीं आ रही? उसने पूछा। तुम भी तो अभी तक जाग रहे हो, तुम्हें नींद क्यों नहीं आई? मैंने सवाल किया। वो चुप हो गया। तकिए की साइड बदल लो, मैं उसकी तरफ मुड़ के बोली। क्यों? उसने सवालिया नज़रों से मुझे देखा। भीग गया है। मैंने फिर से मुंह दूसरी तरफ कर लिया। उसने भी मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। फिर से खामोशी छा गई। पता है, जब मैं बीमार होती थी और ऐसे ही रात में नींद नहीं आती तो अम्मी की अपनी गोद में मेरा सर रखती और थपथपाती ही रहती। मुझे फौरन नींद आ जाती थी। मैं बोली, इधर आओ। उसने मेरे कंधे से पकड़ के मुझे हिलाया और मैं उसकी तरफ मुड़ी तो वो उठ के बैठा था। उसने मुझे इशारा किया कि मैं उसकी गोद में सर रख लूं। पागल हो क्या? मैं मुस्कुरा के बोली। नहीं, वो तो तुम हो। उसने जवाब दिया। मैंने उसकी गोद में सर रखने से इनकार कर दिया। उसने मुझे घसीट के अपनी तरफ किया और मेरा सर उसकी गोद में रख लिया और थपथपाने लगा। हिना बहुत खुशकिस्मत है जिसे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। आंखें बंद किए मैं बोली। कैसे? उसने पूछा। हिना से किया हुआ वादा तुम बखूबी निभा रहे हो। कौन सा वादा? मेरा ख्याल रखने वाला। मैं तुम्हारा ख्याल हिना की वजह से थोड़ी ना रखता हूँ। तो किस वजह से? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? कैसे? तुम भी तो मेरी दोस्त हो ना? मेरे उलझे हुए बालों को संवारते हुए वो बोला। दोस्त? तभी इतनी हमदर्दी है मुझसे? मैंने सर उठा के उसकी आंखों में देखना शुरू किया। हमदर्दी आई डोंट नो, पर जो भी है मुझे तुम्हारी केयर करना अच्छा लगता है, वो सोचते हुए बोला। मैंने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। जाने कब नींद आ गई। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा सर उसके सीने पे था। वो गहरी नींद में था। सुबह के 9 बज चुके थे। मैंने उसे जगाया। उसने आंखें खोल दी। उठो, 9 बज गए हैं। मैंने वॉल क्लॉक की तरफ इशारा किया। ओह, इट्स टू लेट। आज अम्मा की तरफ जाना है। वो जल्दी से उठ के बैठा। मुझे भी साथ लेके चलोगे? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ देखा। ठीक है, नाश्ता बाहर से करते हैं, फिर अम्मा की तरफ चलते हैं, वहाँ से ऑफिस। उसने पूरा प्लान बता दिया। हम दोनों जल्दी जल्दी तैयार हुए। रास्ते में उसने गाड़ी रोकी और हमने गाड़ी में ही नाश्ता किया। उसके बाद अम्मा के घर। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।